हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर के सेक्शन सी को। और सेक्शन ए और बी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख लेना। उन वीडियोज़ के लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग चेक कर लेना। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर के सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 26 से। और इस क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से कोड दे रखा है और आपसे बोला गया है कि इस कोड का जो है आपको आउटपुट लिखना है। मतलब कि जब इस कोड को पाइथन में चलाया जाएगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आउटपुट लिखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट वन के नाम से क्या है, स्ट्रिंग है, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग है। इसके बाद में टेक्स्ट टू के नाम से जो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे आई के नाम से वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 है। देन यहाँ पे जो है वाइल लूप लगा हुआ है और वाइल लूप में बोला जा रहा है वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट वन। और टेक्स्ट वन की लेंथ क्या है, देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो टेक्स्ट वन है इसकी लेंथ है 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। और आई की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे मतलब हो गया 0। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आई की वैल्यू है जब तक लेस देन रहे 6 से, तो जो वाइल लूप है वो आपका चलता रहे। तो देखिए वाइल लूप में बोला क्या जा रहा है, वाइल लूप में जो है यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रखी है। यहाँ पे बोला है कि अगर जो है टेक्स्ट वन का आई इंडेक्स ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 0 के, एंड टेक्स्ट का जो आई इंडेक्स है वो क्या हो, लेस देन हो और इक्वल हो 9 के। तो उस केस में क्या करो, ये जो कोड दे रखा है इसकी बॉडी के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर दो। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो यहाँ पे जो है ये वाली कंडीशन टेस्ट करो, जिसमें कि बोला है कि टेक्स्ट का जो आई इंडेक्स है अगर वो जो है ग्रेटर हो या इक्वल हो ए के, एंड टेक्स्ट का जो आई इंडेक्स है वो क्या हो, लेस देन हो या फिर इक्वल हो जेड के। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसके बाद में क्या करो, ये वाला जो कोड है इसको एग्जीक्यूट कर दो। और मान लीजिए ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, ये वाली भी ट्रू नहीं होती है, तो उस केस में क्या करो, एल्स वाले पार्ट में जो कोड है इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से आउटपुट निकलेगा। पहली बार में देखिए आई की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि 0 लेस देन 6, तो लूप चल जाएगा। अब 0 की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है टेक्स्ट का 0 इंडेक्स, और 0 इंडेक्स पे क्या है, आई। तो आई की अगर हम बात करें तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो 0। तो यहाँ पे जो है डिजिट की बात की जा रही है, लेकिन वहां पे क्या आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है। तो इसलिए ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। बात करते हैं एलिफ वाले पार्ट की। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या हो, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो किसके, ए के। तो अगर हम बात करें आई की, तो आई जो है आपके इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है, इससे ग्रेटर देन है। इसके बाद में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, मतलब कि इस कंडीशन को भी ट्रू होना जरूरी है। तो आई की अगर हम बात करें तो जेड के इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है, लेस देन है, क्योंकि यहाँ पे जो है 0 है। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, आई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 इंडेक्स है, इस पे आई है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी ट्रू हो रहा है और ये वाला पार्ट भी ट्रू हो रहा है, और दोनों ही पार्ट ट्रू होते हैं। तो एंड ऑपरेटर में क्या मिलता है, आपको ट्रू मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन ट्रू हो गई, और उस केस में ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और कोड में बोला जा रहा है कि टेक्स्ट 2 है, इसमें प्लस कर दो टेक्स्ट 1 के आई इंडेक्स में +1 करके। तो टेक्स्ट 1 का आई इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आई की वैल्यू है 0, और 0 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंडेक्स को प्लस कर दो किसमें, टेक्स्ट 2 में। तो 1 इंडेक्स पे क्या है, n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्स्ट 2 है आपका, ये जो वेरिएबल है इसके पास में आ जाएगा कैपिटल N। यहाँ पे जो है मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, कैपिटल N जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में जो है आई की वैल्यू हो जाएगी 1। जब 1 होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंडेक्स, और 1 इंडेक्स का मतलब हुआ यहाँ पे n। तो n के केस में देखिए ये वाला पार्ट फिर नहीं चलेगा, फिर से जो है एलिफ वाला पार्ट जो है चेक होगा। और एलिफ वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो 1 इंडेक्स पे क्या है, n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल है a के, मतलब कि इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है a से। और इसी तरीके से यहाँ पे इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन है z से। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, और फिर से क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और 1 में प्लस करेंगे 1 तो हो जाएगा 2, मतलब कि 2 इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको प्लस कर दो किसमें, टेक्स्ट 2 वाली वैल्यू में। तो 2 इंडेक्स पे क्या है, d है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल D। इस तरीके से जो है आपकी वैल्यू बन जाएगी टेक्स्ट 2 की। देन आई वाले वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रहेगा 2। तो 2 लेस देन 6, मतलब कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, फिर आपका लूप चलेगा। और जब लूप चलेगा तो इसके अंदर ही कंडीशन टेस्ट होगी। यहाँ पे देखिए आ चुका है 2, और 2 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे है D। तो ये वाला पार्ट फिर नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे अल्फाबेट आ रहा है, तो इसलिए ये जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात करते हैं एलिफ वाले पार्ट की। तो वहाँ पे देखिए D है जो कि ग्रेटर देन A है और लेस देन है Z के। तो फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से क्या होगा, 2 में प्लस होगा 1, ये हो जाएगा 3, मतलब कि 3 इंडेक्स को प्लस कर दो किसमें, टेक्स्ट 2 में। और 3 इंडेक्स पे क्या है, हाइफन। तो यहाँ पे जो है हाइफन प्लस हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में जो आई वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, और जब 3 होगी तो लूप आपका अगेन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया 3 लेस देन 6। तो कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए लूप चल जाएगा। और जब लूप चलेगा तो फिर से यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी। यहाँ पे जो है 3 इंडेक्स, और 3 इंडेक्स पे क्या है,
3 इंडेक्स पे हाइफन, तो हाइफन के केस में क्या होगा, फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। एलिफ वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए जो हाइफन है वो आपका अल्फाबेट नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बार जो है आपका एग्जीक्यूट होगा एल्स पार्ट, मतलब कि ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, ना ही ये कंडीशन ट्रू हुई, तो इसीलिए जो आपका एल्स पार्ट चलेगा। और एल्स पार्ट में बोला गया है कि टेक्स्ट में प्लस क्या कर दो, स्टार को प्लस कर दो, मतलब कि यहाँ पे जो है इस तरीके से स्टार जो है प्लस हो जाएगा इस वाली स्ट्रिंग में, तो इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4, जब 4 होगी तो इस बार भी जो आपका लूप है वो चल जाएगा, क्योंकि 4 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, और जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से कंडीशन टेस्ट होगी यहाँ पे। इस बार बात होगी 4th इंडेक्स की, क्योंकि आई की वैल्यू हो चुकी है 4, तो 4th इंडेक्स पे क्या है 2 है, जो कि डिजिट है। और डिजिट के केस में क्या होगा, पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है या तो इक्वल हो 0 के या फिर इससे ज्यादा। तो 2 की अगर हम बात करें तो इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसके बाद में ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये लेस देन भी है किससे, 9 से। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस कोड में देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि टेक्स्ट के आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है, आई इंडेक्स का मतलब है 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करो इंटीजर में। तो 4th इंडेक्स पे क्या है 2 है, तो 2 जो है वो कन्वर्ट होकर इंटीजर में वैल वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा, क्योंकि जो 2 है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो कन्वर्ट होकर इंटीजर की फॉर्म में जो है वैल वाले वेरिएबल के पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है वैल में प्लस कर दो 1, तो मतलब कि 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, मतलब कि जो 3 वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, वैल वाले वेरिएबल के पास चली जाएगी। और फिर इसके बाद में बोला है कि जो वैल है उसको str में फिर से कन्वर्ट करो और उसके बाद में टेक्स्ट में प्लस कर दो, मतलब कि 3 जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके और यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा, मतलब कि जो वैल्यू है text2 की वो इस तरीके से हो जाएगी, 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में जो है आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5, और जब 5 होगी तो कंडीशन फिर ट्रू होगी, क्योंकि 5 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, तो ये लूप जो है फिर से चल जाएगा। जैसे ही लूप चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी है 5 का मतलब है यहाँ पे 3, क्योंकि 5th इंडेक्स पे क्या है 3 वैल्यू है और 3 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। और फिर से क्या होगा, जो आई इंडेक्स पे वैल्यू है, मतलब कि जो 3 वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो वेरिएबल के पास आ जाएगी क्या, 3 वैल्यू आ जाएगी, जो बेल वाला वेरिएबल है, और उसमें प्लस होगा 1, तो हो जाएगी वैल्यू आपकी कितनी, 4। ये 4 हो जाएगा, और 4 कहाँ चला जाएगा, इस बेल वाले वेरिएबल के पास चला जाएगा। और उसके बाद में इस बेल को जो है str में कन्वर्ट करा है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर जो है टेक्स्ट2 में ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो है 4 आपका ऐड हो जाएगा। एंड इसके बाद में जो आई वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और जैसे ही 6 होगी तो यहाँ पे जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी, लूप आपका बंद हो जाएगा। जैसे ही लूप बंद होगा तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, जिसमें कि टेक्स्ट2 को प्रिंट कराया गया है जो कि लूप के बाहर है। तो टेक्स्ट2 की जो वैल्यू है, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो आपको आउटपुट में देखने को मिलेगी, ये जो है आपका आउटपुट आ जाएगा, जिसमें क्या आएगा, कैपिटल N कैपिटल D -*3 4, ये जो है आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये आउटपुट किस तरीके से आया है। देखिए आप लोगों को जो है क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, बस जो कॉन्सेप्ट है उनको जो है आपको इंप्लीमेंट करते चले जाना है, तो आपका आंसर जो है बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो आपका SQL पे बेस्ड है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लब के नाम से एक टेबल है जिसको कि आपको कंसिडर करना है, और आपको जो है SQL क्वेरीज के आउटपुट लिखने हैं। SQL क्वेरीज जो है वो यहाँ पे इस तरीके से दे रखी हैं, 3 क्वेरीज दे रखी हैं। तो इन तीनों क्वेरीज की जो है आपको आउटपुट लिखने हैं, जो कि आपकी बेस्ड है इस क्लब वाली टेबल पे, जो कि टेबल आपकी यहाँ पे दे रखी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इनका आउटपुट क्या आएगा। बात करते हैं पहली वाली क्वेरी की। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पॉट फ्रॉम क्लब, मतलब कि जो क्लब वाली टेबल है इसमें से क्या करो, काउंट करो। किसको काउंट करो, डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स को, जो कि कॉलम यहाँ दे रखा है। इसमें जो भी स्पोर्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब जो भी वैल्यूज यहाँ दे रखी हैं, तो जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उनको काउंट करके जो है आपको डिस्प्ले कराना है, क्योंकि यहाँ पे काउंट फंक्शन लगा दिया है। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं आउटपुट में वही आती है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लिखने के बाद लिखा है काउंट डिस्टिंक्ट स्पॉट्स, तो आउटपुट में जो कॉलम आएगा वो इसी नाम से आएगा, मतलब कि जो आउटपुट आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर डिस्टिंक्ट की अगर हम बात करें तो डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करता है, जो यूनिक वैल्यू होती है उन्हीं को कंसिडर करता है, मतलब कि रिपीटेड वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इस कॉलम में, तो देखिए चेस रिपीट हो रहा है, कराटे रिपीट हो रहा है और क्रिकेट रिपीट हो रहा है। तो काउंट फंक्शन जब इन वैल्यूज को काउंट करेगा तो जो रिपीटेड वैल्यू है उनको काउंट नहीं करेगा, मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4, जो आउटपुट आएगा 4 आएगा,
मतलब कि जो आपकी यूनिक वैल्यूज हैं उन्हीं को काउंट करेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट यहाँ पे क्लॉज लगा दिया है, तो डिस्टिंक्ट जो क्लॉज होता है वो रिपीटेड वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता है। तो इसलिए जो आउटपुट आएगा वो 4 आ जाएगा, और कॉलम का जो नेम आएगा वो आएगा आपका काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स। मतलब कि जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा आएगा काउंट डिस्टिंक्ट और उसके बाद में आएगी वैल्यू 4, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही उसने काउंट करा है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेरी क्लियर होगी। बात करते हैं दूसरी क्वेरी की। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेरी में बोला जा रहा है सेलेक्ट सी नेम स्पोर्ट्स, मतलब कि 2 कॉलम को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करा है, तो आउटपुट में जो है आपको ये 2 कॉलम ही देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे वही आपके आउटपुट में आएंगे, उसके अलावा और कॉलम आउटपुट में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि सी नेम सेलेक्ट करा है और स्पॉट सेलेक्ट करा है, तो ये 2 कॉलम ही जो है आउटपुट में आपको देखने को मिलेंगे। अब इनमें वैल्यूज क्या आएंगी वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉलम जो है आपको डिस्प्ले कराने हैं किससे, क्लब वाली टेबल में, और यहाँ पे लगा रखा है वेयर क्लॉज, मतलब कि कुछ कंडीशन के बेस पे जो आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ बोला है वेयर DOAPP, मतलब कि इस वाले कॉलम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो वो लेस देन हो इस वाली वैल्यू के, मतलब कि डेट दे रखी है, तो इस डेट से जो लेस देन है उसी के सी नेम को और स्पोर्ट्स को प्रिंट करना है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी लगा रखा है, मतलब कि खाली इस कंडीशन को कंसीडर नहीं करना है, दूसरे पार्ट को भी कंसीडर करना है कि यहाँ पे जो सी नेम हो वो कैसा हो, वो आपका हो इस तरीके से। मतलब कि लाइक ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे और परसेंट का साइन लगा के यहाँ पे एन लिखा हुआ है। तो परसेंट का साइन जब पहले लग जाता है और उसके बाद में अल्फाबेट होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इससे एंड हो रहा हो, मतलब कि जो सी नेम है वो आपका एन से एंड हो रहा हो। तो ये भी चीज आपको चेक करनी है। तो 2 कंडीशन के बेस पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके आउटपुट की अगर हम बात करें, पहले हम चेक कर लेते हैं कि एन से कौन कौन से नेम एंड हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से सी नेम है जो कि एन से एंड हो रहे हैं। तो देखिए एक तो मीना है जिसमें कि एन आ रहा है, और एक है अमीना जिसमें कि एन आ रहा है। ये 2 नेम है जिसमें कि एन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी टेस्ट करनी है कि हमें चेक करना है कि जो डेट हो वो क्या हो, इससे लेस देन हो। तो इससे लेस देन की अगर हम बात करें तो इससे लेस देन डेट देखिए यहाँ पे ये दे रखी है, जबकि मीना की अगर हम बात करें तो डेट क्या है यहाँ पे बड़ी है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आउटपुट आएगा उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा अमीना, और स्पॉट वाले कॉलम में आ जाएगा चेस। इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया कॉलम आएंगे सी नेम और स्पॉट्स वाले, और इनमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी अमीना और चेस। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे खाली वैल्यू लिख के मत आ जाना, आप लोगों को जो कॉलम के नेम है ये भी लिखने पड़ते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं थर्ड वाली क्वेरी की। तो इसमें बोला जा रहा है सेलेक्ट सी नेम एज पे, मतलब कि 3 कॉलम जो है वो आउटपुट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 कॉलम्स को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जा रहा है। पहला है सी नेम, दूसरा है एज और तीसरा है पे। तो ये 3 कॉलम जो है वो आपको आउटपुट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वैल्यू क्या आएंगी, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन लगा रखी है, मतलब कि वेयर क्लॉज लगा हुआ है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जेंडर क्या हो, मेल हो, और साथ ही साथ आपको ये कंडीशन भी टेस्ट करनी है कि जो पे हो वो आपका क्या हो, बिटवीन हो 1000 से 1200 के, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। तो ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो उन्हीं का जो है आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि उन्हीं का जो है आपको सी नेम, एज और पे प्रिंट करवाना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे मेल की। अगर हम बात करें तो एक मेल ये है, दूसरा मेल ये है और तीसरा मेल ये है। 3 मेल हैं। तो इन 3 मेल की ही जो है वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जेंडर बोला है मेल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वैल्यूज की, तो देखिए बिटवीन ऑपरेटर लग रहा है। अब बिटवीन ऑपरेटर में होता क्या है, ये जो वैल्यू आप यहाँ पे देते हैं तो ये भी आती है आपकी। इसके अलावा इस तरीके से जो अपर वैल्यू देंगे तो ये भी आएगी आपकी, और इनके बीच की जो वैल्यू होंगी वो भी आपकी आएंगी। तो पहले वाले मेल की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू है 1300, मतलब कि जो पे की वैल्यू है वो 1300 है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो वैल्यू कंसिडर करनी है वो 1200 तक की करनी है। तो इसीलिए ये वाला आपका आउटपुट में नहीं आएगा। बात करते हैं अगले मेल की। तो इसकी वैल्यू देखिए दे रखी है 1000। तो ये वाला आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 से आपका स्टार्ट होगा। तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, अमृत लिख के आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट करा है सी नेम, तो सी नेम आएगा। इसकी एज आएगी, क्योंकि यहाँ पे एज को सिलेक्ट करा है, तो एज कितनी आएगी, एज आ जाएगी 28। और उसके बाद में पे आएगा, पे कितना है 1000, तो ये 1000 आ जाएगी वैल्यू। फिर बात करते हैं अगले वाले मेल की, जो कि यहाँ पे विराट, और इसके जो पे की वैल्यू है वो है आपकी 1050। तो ये भी आपका आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी इसके बीच की वैल्यू है। तो आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा विराट, इसकी वैल्यू आएगी 35 और इसका पे आ जाएगा 1050। मतलब कि इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। कॉलम मैंने आपको बताया सी नेम आएगा, एज आएगा और पे आएगा, और वैल्यू जो है आपकी इस तरीके से आएंगी। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और देखिए ये जो क्वेश्चन है वो फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड है।
तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे चॉइस भी दे रखी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड टेक्स्ट फाइल alpha.txt। मतलब कि अल्फा के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है जिसको कि रीड करने के लिए आपको जो है पाइथन में फंक्शन लिखना है, और जो फंक्शन लिखेंगे वो करे क्या, डिस्प्लेस दोज लाइन विच बिगिन विद द वर्ड यू। मतलब कि अल्फा वाली जो टेक्स्ट फाइल है इसमें से सिर्फ और सिर्फ उन लाइन को ही डिस्प्ले कराना है जो कि यू से स्टार्ट हो रही हो। तो इस काम को करने के लिए जो आपको ये फंक्शन लिखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। देखिए इसका आंसर जो हम आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैंने पाइथन आइडियल को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो है पहले मैं आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से जो है फाइल दे रखी है, जो अल्फा वाली टेक्स्ट फाइल है, मान लीजिए इस तरीके से है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से कंटेंट है। तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ उन लाइन को ही डिस्प्ले कराना है जो कि यू से स्टार्ट हो रही हो। जैसे कि ये वाली लाइन यू से स्टार्ट हो रही है और ये लास्ट वाली लाइन यू से स्टार्ट हो रही है, तो सिर्फ ये दो लाइन ही जो आपके डिस्प्ले हो और बाकी लाइन डिस्प्ले ना हो। तो इस काम को करने के लिए जो आपको यहाँ पे फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है। हालांकि यहाँ पे जो है इन्होंने कंटेंट नहीं बताया कि कंटेंट क्या है फाइल के अंदर, बस ये बोला है कि आपको उन लाइन को डिस्प्ले कराना है जो कि यू से स्टार्ट हो रही हो। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर यहाँ पे फंक्शन का नेम दे रखा है तब तो आपको उस नाम से ही फंक्शन बनाना है, और अगर यहाँ पे नेम नहीं दे रखा है तो आप फंक्शन का नेम कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए जो है यहाँ पे हम फंक्शन का नेम दे देते हैं रीड। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का नेम इन्होंने नहीं दिया है। अगर आपको दे रखा हो कि इस नाम से फंक्शन बनाना है तो फिर आपको उसी नाम से फंक्शन बनाना है। यहाँ पे मैं रीड के नाम से फंक्शन बना ले रहा हूँ। इसके बाद में इस फंक्शन की बॉडी में हम क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल को ओपन करेंगे, जो कि अल्फा वाली फाइल है। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फाइल ओबीजे के नाम से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट देखिए एक तरीके का वेरिएबल नेम ही होता है, तो आपको जो यहाँ पे किसी भी नाम से वेरिएबल बना लेना है। इसके बाद में ओपन फंक्शन लगाना है, क्योंकि ओपन फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। फिर यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम डालेंगे फाइल का नेम। फाइल का नेम है अल्फा, और कैसी फाइल है, टेक्स्ट फाइल, तो हम लगा देंगे .txt। इस तरीके से जो है डबल कोट में ये डाल देंगे फाइल का नेम। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसका मोड, कि कौन से मोड में हमें फाइल ओपन करनी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फाइल को रीड करने के लिए, तो हम करेंगे फाइल को ओपन रीड मोड में। इस तरीके से रीड मोड में फाइल को ओपन कर लेंगे। फिर जो है इस फाइल से हम डेटा को रीड करेंगे। तो यहाँ पे डेटा को रीड करने के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे डेटा के नाम से। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। देन हम लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट का नेम। तो फाइल ऑब्जेक्ट का नेम है फाइल ओबीजे, और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे मेथड, जिस मेथड से भी हम फाइल को रीड करना है। तो टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए मैंने आपको 3 फंक्शन पढ़ाए थे, जो कि थे रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे रीड लाइंस को, क्योंकि रीड लाइंस क्या करता है, जो भी टेक्स्ट फाइल का कंटेंट होता है उसको लिस्ट की फॉर्म में जो है रिटर्न करा देता है। तो यहाँ पे मैंने रीड लाइंस लगा दिया है। अब रीड लाइन लगाने से होगा क्या, जो डेटा वाला वेरिएबल है इसके पास में जो फाइल का कंटेंट है वो सारा का सारा लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये फाइल है, तो इसका जो कंटेंट होगा वो लिस्ट की फॉर्म में कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा डेटा वाले वेरिएबल के पास में। इस तरीके से आ जाएगा, और जो लाइन होंगी वो क्या रहेंगी, पूरी पूरी लिस्ट के एलिमेंट में रहेंगी, इस लिस्ट के एलिमेंट्स में रहेंगी। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि रीड लाइंस मेथड क्या करता है। अगर आप यहाँ पे रीड लाइन या फिर रीड लगाते तो ये जो कंटेंट है, जितना भी कंटेंट है, ये क्या होता, पूरा का पूरा स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा वाले वेरिएबल के पास चला जाता। लेकिन हमने लगाया रीड लाइंस, तो क्या होगा, लिस्ट बन के इस तरीके से जो है इस डेटा वाले वेरिएबल के पास में चला जाएगा, और जो लाइन होंगी वो क्या रहेंगी, लिस्ट के एलिमेंट्स में इस तरीके से रहेंगी। तो मुझे लग रहा है आप लोग को इतनी चीज क्लियर होगी। इसके बाद में जो लिस्ट आ गई है डेटा वाले वेरिएबल के पास, इसको हम करेंगे इटरेट। तो इटरेट करने के लिए हम लिखेंगे फॉर आई इन डेटा। तो इस तरीके से जो हमने लूप लगाया है, इससे क्या होगा, जो डेटा वाले वेरिएबल के पास में लिस्ट है उसका एक एक एलिमेंट जो है आई वाले वेरिएबल के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया हमने डेटा। तो डेटा वाली जो लिस्ट है इसमें से एक एक एलिमेंट जाएगा, और एलिमेंट में क्या है, पूरी एक लाइन है। तो जो लाइन है बेसिकली किसके पास आ जाएगी, आई वाले वेरिएबल के पास आएगी। पहले जो है फर्स्ट लाइन आएगी, फिर सेकंड लाइन आएगी, फिर थर्ड लाइन आएगी। जितनी भी लाइन होंगी अल्फा वाली फाइल के अंदर, वो एक एक करके कहाँ जाएंगी, आई वाले वेरिएबल के पास जाएंगी। और फिर जो हम यहाँ पे उस लाइन को चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट की हेल्प से, कि जो लाइन आ रही है आई वाले वेरिएबल के पास, उसको हम चेक करेंगे। अगर वो स्टार्ट हो रही है यू से तो उसको प्रिंट कर दो। तो स्टार्टिंग को चेक करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार्ट्स विद मेथड को। ये मेथड जो है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसको मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रिंग वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जो लाइन आई है आई वाले वेरिएबल के पास, अगर वो जो है स्टार्ट हो रही है किससे, यू से, तो उस केस में क्या करो, आई को प्रिंट कर दो, मतलब कि जो लाइन है उसको प्रिंट कर दो। इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इफ की बॉडी से बाहर आएंगे, फिर फॉर की बॉडी से बाहर आएंगे। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई है, ये जो कॉलम मैंने लगा दिए कॉलम नहीं लगेंगे,
यहाँ पे इन कॉलम्स को मैं हटा दूँ, थोड़ा सा इंडेंटेशन यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे जो है आपका ये इस तरीके से रहेगा। देन जो इफ़ है वो आपका फॉर के अंदर आएगा इस तरीके से, एंड ये जो आई है ये आपका आ जाएगा इफ़ की बॉडी में, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है इस तरीके से आ जाएगा। अब जो हम करेंगे फाइल को क्लोज, तो यहाँ पे जाएंगे इफ़ की बॉडी से बाहर, फिर जाएंगे फॉर की बॉडी से बाहर, और यहाँ पे करेंगे हम फाइल ओबीजे, जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे डॉट क्लोज। क्लोज जो मेथड होता है वो हम लगा देंगे, इससे क्या होगा फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इतना काम आपको करना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना काम आप करके आएंगे तो आपको जो है पूरे 3 नंबर मिलेंगे। देखिए फंक्शन को कॉल करके मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। कॉलिंग वाले पार्ट को आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको कॉल भी करना है तब आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S से, और इसको मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरा फाइल 2 के नाम से फोल्डर है, इसमें सेव कर देता हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट फाइल है वो इसी फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, मान लीजिए 1 के नाम से, ये मैंने सेव कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को देखिए मैं रन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं जो लाइन है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है, मतलब कि जो लाइन यू से स्टार्ट हो रही है वही डिस्प्ले हो रही है, उनके अलावा कोई ऑनलाइन डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब कि सीबीएसई की साइट पे जो सैम्पल पेपर के आंसर की दे रखी है उसमें आप आंसर देखेंगे तो कुछ और मेथड आपको देखने को मिलेगा। मैं उस मेथड को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे कोड को। यहाँ पे देखिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मान लो आप ले लेंगे एक वेरिएबल, सपोज कि एल के नाम से ले लिया, फिर आप करेंगे आई डॉट स्प्लिट, स्प्लिट मेथड लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, जो आई वाले वेरिएबल है इसके पास में पूरी लाइन आ रही है, तो उस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। और स्प्लिट मेथड क्या करता है, ये लिस्ट बना के जो है रिटर्न करता है। जहां भी स्पेस होगा उससे क्या करेगा, ये एलिमेंट्स को फॉर्म करेगा और पूरी एक लिस्ट बना के एल को दे देगा। देखिए यहाँ पे जो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये कंटेंट मान लीजिए हम अज्यूम कर रहे हैं, तो आई वाले वेरिएबल के पास में एक एक लाइन आएगी, तो जो लाइन आएंगी इसको क्या करेगा, स्प्लिट मेथड लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए आई के पास में पहली बार में ये वैल्यू आएगी, तो इसको क्या करेगा, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, इस तरीके से लिस्ट बना देगा। और लिस्ट के अंदर जहां पे भी स्पेस होगा वहां क्या करेगा, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा इस तरीके से। ये जो वर्ड होंगे क्या हो जाएंगे, लिस्ट के एलिमेंट में फॉर्म हो जाएंगे। तो पहली बार में आई की वैल्यू ये आएगी तो इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी, दूसरी बार में ये लाइन जाएगी तो इसकी लिस्ट बन जाएगी, थर्ड टाइम में ये लाइन जाएगी तो इसकी लिस्ट बन जाएगी, और फोर्थ टाइम में ये लाइन जाएगी तो इसकी लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से लिस्ट बन के कहाँ जाएगी, एल वाले वेरिएबल के पास आ जाएगी। और जब एल वाले वेरिएबल के पास में लिस्ट आ जाएगी तो आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं कि इफ एल जो है इसका 0 इंडेक्स वो आपका क्या हो, वो हो इक्वल यू। अगर ये है आपका इंडेक्स तो उस केस में आप क्या करो, प्रिंट कर दो आई को। यहाँ हम लिख देंगे प्रिंट आई। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो लाइन होगी वो क्या होगी, लिस्ट बन जाएगी इस तरीके से। और लिस्ट की अगर हम बात करें तो 0 इंडेक्स पे ये होगा, 1 इंडेक्स पे ये होगा, 2 पे ये, 3 पे ये और 4 पे ये। तो ये 0 इंडेक्स को चेक करेगा कि जो एल है इसके 0 इंडेक्स पे जो वर्ड है वो अगर आपका यू है तो उस केस में क्या करो, जो आई है इसको प्रिंट कर दो। और आई के पास में क्या आई है, पूरी की पूरी एक लाइन आई है। तो इस तरीके से भी जो आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। देखिए इसको भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो चाहे तो प्रोग्राम आप इस तरीके से बना लो, चाहे जो पहले मैंने मेथड बताया उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मेथड जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे जो है आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, राइट अ फंक्शन वॉवल काउंट इन पाइथन दैट काउंट्स एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ वॉवल्स इन द टेक्स्ट फाइल नेम poem.txt। मतलब कि पोएम के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है वॉवल काउंट के नाम से एक फंक्शन लिखना है जो क्या करे, काउंट करे और डिस्प्ले कराए नंबर ऑफ वॉवल्स को जो कि पोएम वाली टेक्स्ट फाइल के अंदर हैं। तो इस काम को करने के लिए जो आपको यहाँ पे फंक्शन लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ जिससे कि जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो यहाँ पे जो है मैंने पाइथन की आईडीएल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये फाइल है poem.txt के नाम से। तो इस फाइल में से जो आपको काउंट करके बताना है कि कितने वॉवल्स यहाँ पे हैं। तो इस काम को करने के लिए आपको फंक्शन लिखना है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको फंक्शन का नाम दे रखा है, तो आप लिख देंगे डेफ वॉवल काउंट, क्योंकि इस नाम से जो है आपको बोला गया है कि फंक्शन आपको लिखना है। इसके बाद में जो है फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है फाइल ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फाइल ओबीजे रखा है। फिर आप लगाएंगे ओपन फंक्शन, क्योंकि ओपन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। फिर देंगे टेक्स्ट फाइल का नेम, टेक्स्ट फाइल का नेम है poem.txt। इस तरीके से हमने फाइल का नेम दे दिया है।
और इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड में, क्योंकि यहाँ पे फाइल को सिर्फ और सिर्फ रीड करके डिस्प्ले कराना है। तो ये जो हमने फाइल को ओपन कर लिया है रीड मोड में, इसके बाद में जो है फाइल में से कंटेंट को रीड करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें कि डेटा रीड होकर स्टोर होगा। तो डेटा के नाम से वेरिएबल ले लिया है, वेरिएबल का नाम आप भी कुछ भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट को, जो कि है फाइल ओबीजे। देन हम लगाएंगे यहाँ पे मेथड को, जिससे कि हमें फाइल को रीड करना है। तो इस केस में हम लगाएंगे रीड मेथड को। तो रीड मेथड क्या करता है, सारा का सारा जो कंटेंट होता है उसको रीड कर लेता है। अगर आप यहाँ पे आर्गुमेंट में कुछ नंबर देंगे तो उतने ही कैरेक्टर को जो है फाइल में से ये रीड करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, सारा का सारा कंटेंट जो होगा फाइल का उसको रीड कर लेगा और स्ट्रिंग की फॉर्म में जो है इस वाले वेरिएबल को दे देगा। मतलब कि जो डेटा वाला वेरिएबल है इसके पास जो फाइल का कंटेंट है सारा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो डेटा वाला वेरिएबल है इसमें से स्ट्रिंग को इटरेट करवाएंगे। फॉर लूप की हेल्प से हम लिखेंगे फॉर आई इन डेटा। जो डेटा वाला वेरिएबल है इसके पास पूरी स्ट्रिंग आ चुकी है, मतलब जो फाइल का कंटेंट है वो पूरा आ चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो डेटा वाला वेरिएबल के पास स्ट्रिंग है इसमें से एक एक करैक्टर आई वाले वेरिएबल के पास जाएगा और उसको हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जो आई वाले वेरिएबल के पास में करैक्टर आ रहा है, हम लिखेंगे आई इन और यहाँ पे दे देंगे हम बॉबल्स को AEEIOU। ये इस तरीके से जो हमने स्मॉल में दे दिए। इसके अलावा जो बॉबल्स हैं इनको हम कैपिटल में भी लिख देंगे AEIOU। इस तरीके से हमने लिख दिया है कि चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, इनमें से कोई भी करैक्टर अगर मैच कर रहा है आई के पास में, जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास में जो वैल्यू आ रही है अगर वो इनमें है, तो उस केस में क्या करो, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे, ऊपर ही बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं C=0। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें काउंट करनी है वैल्यू। तो हम कह रहेंगे कि अगर ये मैच कर जाए तो क्या करो, C की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। हम लिख देंगे C=C+1। ये हम कर देंगे कि जब भी आई वाली वैल्यू जो है इनमें से हो तो क्या करो, सी की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। तो इस तरीके से जब भी जो है आई के पास में इनमें से कोई भी करैक्टर आएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद में जो हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए इफ की बॉडी से बाहर जाएंगे, फॉर की बॉडी से बाहर जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट सी। इस तरीके से हम प्रिंट करा देंगे और उसके बाद में जो है फाइल को हम क्लोज कर देंगे। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हम लिखेंगे फाइल ओबीजे, जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे और फिर लगा देंगे क्लोज फंक्शन को, जो क्लोज मेथड होता है इसको अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आपका इतना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप इतना आंसर लिखते हैं तो आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो है मैं फंक्शन को कॉल करके भी दिखा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ बॉबल काउंट और इसको मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, फाइल 2 के नाम से फोल्डर है। यहाँ पे जो हमारी पोएम वाली फाइल है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मान लीजिए 2। तो ये सेव कर दिया है, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने काउंट करके जो है बॉबल्स को बता दिया है कि जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर 17 बॉबल्स हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको आंसर को भी दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो यहाँ पे पर्सनल के नाम से टेबल दे रखी है तो इसको कंसीडर करना है और इस पे बेस जो है आपको कुछ क्वेरीज को इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेरी लगानी है इन्होंने बोल रखा है कि पहली क्वेरी में आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है सैलरी को 5%। और किसकी सैलरी को 5% इंक्रीज करना है, उनकी सैलरी को 5% इंक्रीज करना है जिनका की जो अलाउंस है वो नोन है, मतलब जिसका भी अलाउंस है उसका ही इंक्रीज हो, जिसका अलाउंस नहीं है उसका इंक्रीज ना हो। जैसे कि इस टेबल में यहाँ पे देखिए अलाउंस नहीं दे रखा है तो इसकी सैलरी जो है 5% इंक्रीज ना हो, मतलब कि जो महज है इसकी सैलरी इंक्रीज ना हो। तो देखिए बात करते हैं इसका आंसर की। इसका आंसर जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए जब भी हमें जो है टेबल में अपडेट करना होता है, मतलब कि डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वहाँ पे हमें डेटा में चेंजेस करना होता है, तो हम लगाते हैं अपडेट क्लॉज को। तो यहाँ पे लिखा है हमने अपडेट और उसके बाद में लिखा है टेबल का नाम कि किस टेबल में हमें अपडेट करना है। देन यहाँ पे लगाया है सेट कीवर्ड। देखिए सेट कीवर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि जो है हमें इस कॉलम की वैल्यू को सेट करना है जो कि है सैलरी। और सैलरी में क्या सेट करना है, सैलरी में हमें इंक्रीमेंट करना है 5% का। तो हमने लिखा है सैलरी प्लस, मतलब जो सैलरी है उसमें प्लस करो, क्या प्लस करो, जो सैलरी है उसका 5% निकाल के प्लस कर दो। तो इस तरीके से लिख दिया है सैलरी इंटू 0.5। तो 5% निकल के क्या होगा, इस सैलरी में प्लस हो जाएगा। और ये सैलरी इंक्रीमेंट हो वो किसकी हो, तो इस काम के लिए यहाँ पे लगा दिया है वेयर क्लॉज। यहाँ पे लिखा है वेयर अलाउंस इज नॉट नल, मतलब जिसका अलाउंस जो है वो नल नहीं है उन्हीं के में क्या करो, इंक्रीमेंट करो। तो इस तरीके से इस क्वेरी से क्या होगा, उन सभी की सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी जिनका की जो अलाउंस है वो नोन है। सिर्फ और सिर्फ मुकेश की सैलरी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो अलाउंस है वो नल है। तो इस तरीके से क्वेरी वर्क करेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मतलब कि सेकंड क्वेरी को अप्लाई करने के लिए हम बोला गया है, इसमें बोला है डिस्प्ले नेम एंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल पर्सनल, मतलब कि आपको नेम डिस्प्ले कराना है, टोटल सैलरी को डिस्प्ले कराना है। और टोटल सैलरी में इन्होंने बोला है क्या हो, सम ऑफ सैलरी, मतलब कि सैलरी और जो अलाउंस है इसका सम करके जो है आपको टोटल सैलरी को प्रिंट करवाना है। और साथ ही यहाँ पे बोला है जब आउटपुट डिस्प्ले हो तो वहां पे कॉलम किस नाम से आने चाहिए,
टोटल सैलरी के नाम से कॉलम डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो आपको यहाँ पे बोला गया है, तो किस तरीके से होगा देखिए यहाँ पे बात करते हैं। आप लिखेंगे सेलेक्ट, फिर लिखेंगे नेम और लिखेंगे सैलरी, क्योंकि यहाँ पे नाम को डिस्प्ले कराने के लिए बोला है और टोटल सैलरी को डिस्प्ले कराने के लिए बोला है। तो यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लिया, सैलरी को सिलेक्ट कर लिया और सैलरी में देखिए यहाँ पे प्लस कर दिया है अलाउंस और इसके बाद में लगाया एज कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे बोला है कॉलम किस नाम से आए, टोटल सैलरी के नाम से आए। तो इस तरीके से एज लगाया है, फिर लिखा है टोटल सैलरी। तो एज कीवर्ड लगा के जो भी आप लिखते हैं उसी नाम से जो है आपको कॉलम देखने को मिलता है आउटपुट में। फिर लगा दें यहाँ पे फ्रॉम पर्सनल, कौन सी टेबल से करना है, पर्सनल वाली टेबल से करना है। तो इस तरीके से ये क्वेरी जो है वो आपका ये काम कर देगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे बोला है डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 25,000, मतलब कि जो पर्सनल वाली टेबल है उसमें से उनके रिकॉर्ड को डिलीट कर दो जिनकी सैलरी जो है 25,000 से ज़्यादा है। तो इस काम को करने के लिए कमांड क्या रहेगी, देखिए आप लगाएंगे डिलीट क्लॉज को, क्योंकि डिलीट क्लॉज क्या करता है, जो पर्टिकुलर रो होती हैं उनको डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा है डिलीट फ्रॉम पर्सनल, क्योंकि हमें जो है पर्सनल वाली टेबल से डिलीट करना है। और फिर लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन, लिखा है वेयर सैलरी क्या हो, 25,000 से ज़्यादा हो। तो जिसकी भी सैलरी जो है 25,000 से ज़्यादा होगी उनके जो रिकॉर्ड होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। मतलब कि ये पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, इसके अलावा ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। जिनकी सैलरी नल है सिर्फ वही बचेंगे, बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेरी आपका ये काम कर देगी। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है स्टैक पे, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में एक जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि लिस्ट है जिसका नेम है एन लिस्ट, और ये कंटेन किए हुए है कुछ एलिमेंट्स को। किस टाइप के एलिमेंट है, एलिमेंट में जो है यहाँ पे सिटी है, कंट्री है और डिस्टेंस है फ्रॉम दिल्ली। इस तरीके से ये जो है एलिमेंट है किसके अंदर, इस एन लिस्ट वाली लिस्ट के अंदर। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है ईच ऑफ दीज रिकॉर्ड आर नेस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेस्टेड लिस्ट, मतलब कि जो रिकॉर्ड है वो एक तरीके से नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है जो क्या करे, कुछ स्पेसिफाइड ऑपरेशन को परफॉर्म करे एक स्टैक पे जिसका नाम है ट्रैवल। यहाँ पे जो है स्टैक का नेम दे रखा है कि आपको जो है ट्रैवल के नाम से स्टैक को कंसिडर करना है और इस पे जो है कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है या कौन कौन से फंक्शंस को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि पहला जो फंक्शन बनाएंगे आप वो बनाएंगे पुश एलिमेंट के नाम से, और इसके अंदर जो एन लिस्ट है वो क्या रहेगी, एज एन आर्ग्यूमेंट रहेगी। मतलब कि जो नेस्टेड लिस्ट है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर, और उसके बाद में जो फंक्शन है वो करे क्या, पुश करे लिस्ट ऑब्जेक्ट को। और कैसे लिस्ट ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर क्या हो, नेम हो सिटी का और कंट्री का नेम हो, और कौन सी सिटी और कंट्री का नेम हो, उस सिटी का नेम हो जो कि इंडिया में नहीं है, और डिस्टेंस जो है जिसका लेस देन हो 3500 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, मतलब कि दिल्ली से जो है 3500 किलोमीटर से डिस्टेंस भी कम होना चाहिए। तो ऐसे सिटी और कंट्री के नेम को जो है लिस्ट में डाल के उस लिस्ट को पुश कर देना है स्टैक के अंदर। कौन से स्टैक के अंदर, ट्रैवल वाले स्टैक के अंदर। तो पुश एलिमेंट वाला फंक्शन तो ये काम करे। इसके बाद में बोला है इन्होंने कि जो पॉप एलिमेंट वाला फंक्शन आप बनाएंगे वो क्या करे, ये पॉप करे उन सब ऑब्जेक्ट को जो कि आपने स्टैक के अंदर डाले हैं और उनको साथ में डिस्प्ले भी कराए। और इसके बाद में जो फंक्शन है वो आपका डिस्प्ले कराए स्टैक एम्प्टी, जब सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो डिलीट हो जाए, मतलब कि जब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ना रहे तो उस केस में ये डिस्प्ले क्या करे, स्टैक एम्प्टी। तो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला भी है यहाँ पे कि मान लीजिए जो नेस्टेड लिस्ट है वो आपकी इस तरीके से है। देखिए एन लिस्ट जो है यहाँ पे दे रखी है, तो इसके अंदर मान लीजिए जो है इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे जो है सिटी का नेम है, कंट्री का नेम है, और फिर जो है यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है दिल्ली से। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 लिस्ट जो है नेस्टेड की हुई है एन लिस्ट वाली लिस्ट में। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन लिस्ट अगर मान लीजिए ये है तो जो आपका स्टैक हो कंटेन करके क्या रखे, ये रखे। ये जो 3 लिस्ट हैं वो ही स्टैक के अंदर जाएं। क्यों जाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सिटी का नेम है यहाँ पे और जो कंट्री का नेम है ये उन सिटी और उन कंट्री का ही नेम है जो कि इंडिया में नहीं है और जिनका डिस्टेंस क्या है, 3500 किलोमीटर से जो है कम है। तो इस तरीके से उस सिटी और कंट्री का नेम जो है लिस्ट में पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो सिटी है वो इंडिया में नहीं है और इसका जो डिस्टेंस है वो देखिए आपका क्या है, 3500 से कम है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सिटी का नेम और कंट्री का नेम जो है वो लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे स्टैक में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए दुबई है और इसका डिस्टेंस जो है 3500 से कम है, तो इस वाली लिस्ट में से भी क्या हो रहा है, जो सिटी का नेम है और कंट्री का नेम है वो यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में स्टैक के अंदर चला गया है। इसके अलावा कोलंबो जो है वो भी इंडिया की सिटी नहीं है और जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे 3500 से कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सिटी का नेम और जो कंट्री का नेम है वो भी लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे चला गया है। तो यही काम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये लिस्ट है तो इस तरीके से स्टैक के अंदर ये एलिमेंट्स आपके जाएं और जो आपका आउटपुट आए वो क्या आना चाहिए, वो
इस तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है जब पॉप एलिमेंट वाला फंक्शन चले तो क्या करेंगे, डिलीट करे, जो ऑब्जेक्ट है इनको डिलीट करे। तो डिलीट करने पे क्या हो, देखिए यहाँ पे पहले जो है आपकी ये जो लास्ट वाली लिस्ट है डिलीट हो, मतलब कि लीफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होगा, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले डिलीट होगा। सबसे पहले कौन सा डिलीट हो, ये वाला डिलीट हो, और डिलीट होने के बाद में ये डिस्प्ले भी हो, इस तरीके से डिस्प्ले हो। इसके बाद में ये वाला डिलीट हो और ये भी डिस्प्ले हो, फिर जो है आपका ये डिलीट हो और इसके बाद में ये भी डिस्प्ले हो जाए। और जब स्टैक में से सारे डिलीट हो जाए तो क्या हो, इस तरीके से लिख के आ जाए स्टैक एम्प्टी, ये जो है आपका डिस्प्ले हो जाए। तो ये आउटपुट जो है आपका फाइनली आना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके आंसर की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर किस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए इसको जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आइडियल को ओपन कर लिया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली डिफाइन कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम दे रखा है पुश एलिमेंट, लेकिन मैं आपको जो है करके दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट को बना लूंगा, जो लिस्ट इन्होंने बोल रखी है, एन लिस्ट के नाम से लिस्ट दे रखी है। और ये कैसी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। मैं जल्दी से यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो है मैंने नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर दिया है, जो लिस्ट यहाँ पे दे रखी है एन लिस्ट के नाम से, उसको मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब इसके बाद में देखिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, लेकिन फंक्शन के नाम को लिखने से पहले जो हम यहाँ पे स्टैक को क्रिएट करेंगे, क्योंकि स्टैक का नाम दे रखा है यहाँ पे ट्रैवल। तो ट्रैवल के नाम से हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट बना देंगे, क्योंकि जो लिस्ट होती है वही जो है आपकी पाइथन में एज ए स्टैक वर्क करती है। मतलब कि आपके सिलेबस में जो है स्टैक का इंप्लीमेंटेशन लिस्ट पे ही दिया गया है। तो आपको जो है यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बना लेनी है, जो कि आपकी एज ए स्टैक कंसिडर होगी। तो इस तरीके से मैंने लिस्ट बना दी है। इसके बाद में जो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, पहले फंक्शन का नाम दे रखा है पुश एलिमेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे पुश एलिमेंट। फिर इसके अंदर डाल देंगे एन लिस्ट, क्योंकि वहां पे बोला है कि जो एन लिस्ट है वो क्या रहेगी, एज एन आर्ग्यूमेंट रहेगी। और इसके बाद में इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लिस्ट आई है इसको इटरेट करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। हम लिखेंगे फॉर आई इन एन लिस्ट, इस तरीके से लिख देंगे। और इसके बाद में होगा क्या, जो एन लिस्ट है इसके अंदर जो लिस्ट वाले एलिमेंट है वो एक एक करके आई वाले वेरिएबल के पास में आएंगे। मतलब कि आई के पास में पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, और इस लिस्ट के इंडेक्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ जो आई के पास में लिस्ट आई है, अगर जो है उसका फर्स्ट इंडेक्स नॉट इक्वल इंडिया है, मतलब कि उसकी जो कंट्री है वो इंडिया नहीं है, एंड जो आई के पास लिस्ट आई है इसका जो है सेकंड इंडेक्स अगर वो जो है आपका लेस देन है किससे, 3500, मतलब कि इससे कम है, तो उस केस में क्या करो, इस लिस्ट के जीरो इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को किस में ऐड कर दो, ट्रैवल वाली लिस्ट में ऐड कर दो, मतलब कि स्टैक में ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रैवल डॉट अपेंड, अपेंड मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, अपेंड लिख देंगे। और इसके बाद में हम डालेंगे लिस्ट की फॉर्म में एलिमेंट, क्योंकि वहां पे बोला है कि ट्रैवल के अंदर जो जाएगा वो किस टाइप का एलिमेंट होगा, वो लिस्ट टाइप का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिस्ट को फॉर्म करेंगे, और लिस्ट के एलिमेंट में क्या रहेगा, आई का जो है जीरो इंडेक्स रहेगा, जो जीरो इंडेक्स है वो आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा, और आई का जो है आपका फर्स्ट इंडेक्स जो है वो हो जाएगा इस लिस्ट का सेकंड एलिमेंट। इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट बना दी है। तो जो लिस्ट होगी वो अपेंड हो जाएगी कहाँ पे, ट्रैवल में, मतलब कि इस स्टैक के अंदर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा है इफ आई का जीरो इंडेक्स, तो आई के पास में देखिए पूरी लिस्ट आ गई है। तो देखिए जीरो इंडेक्स ये हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स ये हो जाएगा, और सेकंड इंडेक्स ये हो जाएगा। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, सिटी का नेम है, और वन इंडेक्स पे क्या है, कंट्री का नेम। तो हमने बोला कि यहाँ पे जो वन इंडेक्स है अगर वो आपका इंडिया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि जो सिटी है वो इंडिया की ना हो, तो इस तरीके से हमने लिख दिया फर्स्ट इंडेक्स पे जो कंट्री है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे देखिए यहाँ पे कंट्रीज दे रखी हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे कंट्रीज दे रखी हैं। तो कंट्रीज अगर आपकी इंडिया नहीं है, और लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दे रखा है जो कि दिल्ली से है, तो सेकंड इंडेक्स का जो डिस्टेंस है वो 3500 से कम हो। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन मैच करती हैं तो उस केस में क्या करो, ये कोड चला दो। कोड में क्या करो, अपेंड करो, किसको अपेंड करो, आई वाली लिस्ट के जीरो इंडेक्स को और आई वाली लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स को। जीरो इंडेक्स पे क्या है, सिटी है, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, कंट्री है। तो वहां पे बोला गया था कि लिस्ट में क्या होना चाहिए, सिटी होनी चाहिए और कंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट को जो हमने यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में डाल दिया। देखिए जीरो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिटी आ जाएगा, और फर्स्ट इंडेक्स पे कंट्री आ जाएगा, और इनको डाला है हमने लिस्ट के अंदर। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो कहाँ अपेंड हो जाएगी, इस ट्रैवल में अपेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम यहाँ पे हो रहा है। देखिए मैं जो आपको इस फंक्शन को कॉल करके दिखा देता हूँ कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुश एलिमेंट, और इस फंक्शन के चलने के बाद में जो है मैं ट्रैवल को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ट्रैवल को मैं प्रिंट कर देता हूँ, और देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर देता हूँ इसके अंदर मैं स्टैक 2 के नाम से। और देखिए यहाँ पे जो है मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में, हमने जो है यहाँ पे डेफ कीवर्ड नहीं लगाया है, यहाँ पे लगेगा डेफ कीवर्ड।
क्योंकि जो है फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं तो डेफ लगाते हैं। और इसके बाद में फंक्शन को जब कॉल कराया तो यहाँ पे हमें आर्गुमेंट भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन को जब हमने डिफाइन कराया तो वहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया है, तो एन लिस्ट को यहाँ पास कर देंगे। अब देखिए इसको रन कराते हैं तो आप लोग देख सकते हैं स्टैक के अंदर जो है ये लिस्ट जो है इस तरीके से आ गई हैं, मतलब कि जो 3 लिस्ट हैं वो आपकी यहाँ पे पुश हो गई हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि दूसरा फंक्शन भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका नाम है पॉप एलिमेंट। तो इसको मैं हटा देता हूँ कॉलिंग वाले पार्ट को, यहाँ हम लिख देंगे डेफ पॉप एलिमेंट, ये हमने लिख दिया। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर कोड। तो कोड में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल में हम लिखेंगे वाइल लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, ट्रैवल की। जो ट्रैवल की लेंथ है वो अगर आपकी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो इस केस में क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो, और प्रिंट क्या करो, यहाँ पे लिख देंगे ट्रैवल को पॉप करो। पॉप जो हम मेथड लगा देंगे, ये क्या करेगा, इसमें से पॉप करेगा एलिमेंट को, और उसके बाद में उसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको डाल दिया है। और इसके बाद में अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है, जो वाइल वाली कंडीशन है ट्रू नहीं होती है, तो हम यहाँ पे एल्स बार डाल देंगे कि क्या कर दो, प्रिंट कर दो कि क्या है, स्टैक एम्प्टी स्टैक जो है लिख के दे दो। यहाँ लिख देंगे एम्प्टी स्टैक, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब जो है इसके बाद में मैं आपको फंक्शन को कॉल करके दिखाता हूँ। पहले मैं करता हूँ यहाँ पे पुश एलिमेंट को कॉल, पुश एलिमेंट, फिर मैं करता हूँ यहाँ पे पॉप एलिमेंट को कॉल, और पुश वाले में हम डाल देंगे लिस्ट को, एन लिस्ट। और अब जो है इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीनों जो एलिमेंट हैं वो डिलीट हुए हैं, और उसके बाद में स्टैक एम्प्टी लिख के आ गया है। और ज़्यादा अगर आपको क्लियर करना है तो मैं देखिए यहाँ पे स्टैक को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं जो है यहाँ पे स्टैक को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ट्रैवल के नाम से हमारा स्टैक है, इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। और अब जो है मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट आया, ये आया है, ये आया है, और ये आया है। 3 एलिमेंट आए हैं, तो सबसे लास्ट में ये वाला एलिमेंट गया है, लेकिन जब डिलीट हुआ है तो सबसे पहले ये डिलीट हुआ है, उसके बाद में देखिए ये डिलीट हुआ है, फिर लास्ट में जो है ये वाला एलिमेंट डिलीट हुआ है, और उसके बाद में लिख के आ रहा है एम्प्टी स्टैक। तो इस तरीके से जो आपका प्रोग्राम रहेगा, एग्जाम में जो है कॉलिंग वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये कोड आप नहीं लिखेंगे इस तरीके से, और ना ही जो है आपको इस लिस्ट को लिखने की जरूरत है। बस अगर आप चाहें तो इतना ही कोड लिख के आ सकते हैं, मतलब कि दोनों फंक्शन को बस खाली डिफाइन करके आ सकते हैं, और इस स्टैक को भी चाहें तो आप हटा सकते हैं। बस जो फंक्शन है वो आपके सही से डिफाइन होने चाहिए। इस तरीके से आप इतना कोड लिख के आएंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरा लिख देते हैं, जैसे मैंने करा है वैसे भी लिख देते हैं, तब भी वहां पे आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ जो है इस सैम्पल पेपर का इस सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में जो हम इस सैम्पल पेपर के सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।